नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमिता सिन्हा है और मैं पटना में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। सत्र 2023-24 के लिए मैं अपनी सेवाएं पटना ऑब्स्टेट्रिक गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी को एक सचिव के रूप में दे रही हूँ। हमारी सोसाइटी महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ कर काम करती है। इसी कड़ी में हमने कुछ विषयों पे जानकारी देने के लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी महिलाएं कुछ खास विषयों पे जानकार हो सकें, जैसे कि सुरक्षित मातृत्व, HIV का संक्रमण कैसे फैलता है एवं तीसरा प्रसव उपरांत कौन सी गर्भ निरोधक इस्तेमाल की जाए। इन 3 विषयों का खासकर हमने इस वीडियो में बातचीत तैयार किया है। मैं डॉक्टर अमिता सिन्हा पटना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच गर्भ निरोधक से संबंधित कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ बनना हर महिला की हार्दिक इच्छा होती है, लेकिन यह एक बड़ी जिम्मेदारी है जो सोच समझकर सही समय पर लेना चाहिए। हर महिला का यह अधिकार है कि परिवार में कितने अंतराल पर कितने बच्चे हों, इसका नियोजन पति एवं पत्नी को मिलकर करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि बच्चों के जन्म के बीच 3 साल का अंतराल माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी में स्वास्थ्य एवं खुशियाँ लाता है, और इन स्वास्थ्य और खुशियों को बनाए रखने के लिए प्रसव उपरांत गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। हमारी सोसाइटी, सरकार और प्राइवेट चिकित्सक सारे लोग मिलकर महिलाओं तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कार्यरत रहते हैं। अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इनका सही इस्तेमाल करें और गर्भावस्था के दौरान ही इन विषयों पे बात करना शुरू कर दें अपने चिकित्सक के संग, और प्रसव उपरांत किसी भी सही तरीके का चुनाव जरूर करें और इस्तेमाल करें। शायद आपके मन में ये संदेह होगा कि प्रसव उपरांत हमें तुरंत गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपका भ्रम है। क्योंकि यदि आप दूध पिलाती हैं तब भी आप बहुत गारंटी स्थिति नहीं होती है कि आपके बच्चे तुरंत नहीं ठहरेंगे। इसीलिए हमारी बहुत सारी सरकारी योजनाओं में हमने PPIU-CD का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसका मतलब होता है पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करना। ये इस्तेमाल आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन के माध्यम से हो, दोनों ही तरीकों के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हम सिजेरियन प्रसव हो रहा हो तो सिजेरियन के दौरान प्लेसेंटा को निकालने के बाद इस्तेमाल करते हैं। यदि नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तब भी हम प्लेसेंटा के निकलने के बाद डालते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम 2 दिनों के अंदर यानी कि 48 घंटे के अंदर तक इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी कारगर होता है और महिला को 3 साल तक 5 साल तक जिस तरीके का हमने इस्तेमाल किया उनको गर्भ से बचने में मदद करता है। उसी तरह से प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल से गोलियां होती हैं जो हम देते हैं यहाँ पे। इम्प्लांट अभी एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है जिसका हम इस्तेमाल प्रसव के बाद शुरू करते हैं। एक बार इम्प्लांट लगाओ और 3 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी सरकारी बास्केट में हैं, हमारे लोग इसको बता रहे हैं। इस तरह की चीज़ें, यदि आप दूध पिला रहे हैं और आपको लगता है कि अभी मुझे तुरंत नहीं शुरू करना है, तो प्रसव के 6 सप्ताह बाद आप शुरू कर दें। जैसे कुछ सुइयाँ, अंतरा की सुई, ये हमारी सरकारी संस्थानों पे मुफ्त में उपलब्ध हैं। एक सुई आपने लगाया और ये 3 महीने तक की आपकी रक्षा करता है, और हर तीसरे महीने आपको अंतरा की सुई लेनी होती है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप दूध पिला रही हैं और आपको नहीं होगा, तो ऐसा कुछ हद तक सच है, लेकिन उसके लिए कुछ खास क्राइटेरिया होते हैं। यदि आपको दूध पिलाते समय मासिक धर्म नहीं आ रहा हो, जो बिल्कुल नहीं आया हो, और आप सिर्फ अपना दूध बच्चे को पिलाती हो, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, मतलब आप कोई भी बाहर का दूध या पानी इस्तेमाल ना करती हो, और बच्चा 6 महीने से कम का हो। एक बार आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया, या आपने दूध के संग कुछ और भी चीज़ें पिला दी, या इस दौरान आपका माहवारी धर्म वापस आ गया हो, तो ये तरीका आपका गर्भ निरोधक नहीं बन सकता है, और आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें, और चिकित्सीय परामर्श की इसमें बहुत ही आपको ज़रूरत होगी।
यदि आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो आपके पास खुला चॉइस है कि आप परमानेंट मेथड को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि महिला की नसबंदी हुई या पुरुष की नसबंदी हुई। तो ये सारी चीज़ें हमारे सारे संस्थानों पे उपलब्ध हैं। बस ज़रूरत है आपको जागरूक होने का और अपने समाज में जागरूकता को फैलाने का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना सिन्हा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, गायनी क्लिनिक पटना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की मेंबर हूँ और आज सुरक्षित मातृत्व पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। सुरक्षित मातृत्व अर्थात सेफ मदरहुड। सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य है हर गर्भवती माँ को सुरक्षित गर्भावस्था एवं डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना, साथ ही नवजात बच्चे की पूरी केयर करना। सुरक्षित मातृत्व के 4 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू आता है फैमिली प्लानिंग का, अर्थात उचित समय पर बच्चा पैदा करना। 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रखना और गर्भ निरोध के तरीकों से अपनी फैमिली को प्लान करना। दूसरा इसका पहलू है एंटीनेटल केयर। जब भी माँ गर्भावस्था चाहती है तो हम उसको सलाह देते हैं कि आप प्री कंसेप्शन फेज में, अर्थात गर्भावस्था धारण करने के पहले हमारे पास आएँ और हम उनकी जांच करते हैं कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, वो कोई दवा तो नहीं ले रही हैं जो कि गर्भावस्था में बच्चे को नुकसान पहुंचाए। साथ ही फोलिक एसिड की गोलियां गर्भावस्था के 3 महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए। जब गर्भावस्था शुरू होती है उस दौरान जो हम उन्हें केयर प्रदान करते हैं उसे एंटीनेटल केयर कहते हैं। प्रथम 3 से 4 महीनों में जब बच्चे का शरीर का विकास होता रहता है, जब वो एक सेल से एक बच्चे का रूप धारण करता होता है और उसके अंग बनते रहते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। माँ को बहुत सारी दवाइयाँ उस समय नुकसान कर सकती हैं जो कि बच्चे के शरीर पर असर कर उनमें जन्मजात बीमारियाँ पैदा कर सकती हैं। साथ ही माँ को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे उल्टियाँ होती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, माँ को और भूख नहीं लगती। इन सब चीज़ों की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रथम 3 महीनों में माँ को कोई भारी वजन उठाना, भारी काम करना, इन सब चीज़ों से हम मना करते हैं। उन्हें भूख नहीं लगती, उल्टियाँ होती हैं तो हम कहते हैं कि सुबह उठने के बाद सीधे कुछ लिक्विड मत लो, कुछ एक टोस्ट या बिस्किट खा लो। साथ ही खाली पेट में जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए। साथ ही कोई भी ऐसी दवा नहीं लेनी चाहिए जो कि बच्चे के शरीर के अंगों के विकास में बाधक हो। गर्भावस्था के 9 महीनों में, प्रथम 7 महीनों में हर महीने जांच करानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रथम बार जब जांच होती है तो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, माँ की थायराइड की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, हीमोग्लोबिन जांच होता है। साथ ही हम स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी, HIV आदि की। और जैसे अगर थायराइड की कुछ अनियमितता आती है तो हमें उसे सप्लीमेंट करना पड़ता है। साथ ही समय समय पर हर तिमाही में हमें हीमोग्लोबिन, यूरिन, इन सब चीज़ों की जांच करनी पड़ती है, एक बार कम से कम। 7 महीने के बाद 8वें महीने में कम से कम 2 बार जांच करानी चाहिए और अंतिम महीने में हर हफ्ते जांच करानी चाहिए। यदि इतना ना हो पाए तो कम से कम पूरे 9 महीने में 4 बार ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही टेटनस की सुई लेना ना भूलें। आजकल पहली सुई टेटनस की और दूसरी सुई Tdap और इन्फ्लुएंजा की दी जाती है। इससे गर्भावस्था में भी बच्चे का बचाव होता है, साथ ही जन्म के बाद भी बच्चे की कुछ बीमारियों से रक्षा होती है। इसके साथ ही पहली तिमाही में 11 से 13 हफ्ते के बीच में हम NT स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड, जिससे बच्चे के विकास का पता चलता है। 4.5 महीने पे लेवल 2 स्कैन होता है, जिससे बच्चे के विभिन्न अंगों की, यदि उनमें कोई गड़बड़ी है, उनका पता चलता है। ये सब जांच जरूरी है, साथ ही टीकाकरण भी जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 100 दिन आयरन की गोली लेनी चाहिए और बैलेंस डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल ये माता को जरूर लेना चाहिए।
साथ ही जिस चीज़ की कमी हो उसे पूरा करना चाहिए। घर वालों को भी हम काउंसलिंग हमें करनी चाहिए, और घर वालों के लिए हमारा ये अनुरोध होगा कि वे उनके डाइट का ध्यान रखें, उनको थोड़ा रेस्ट दें, दोपहर में 2 घंटे, रात में 8 घंटे आराम करें वो। अगर घर में उनके और बच्चे हैं तो उन बच्चों की देखभाल में मदद करें। तो घर वालों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है सुरक्षित मातृत्व में। अब जब डिलीवरी की बात आती है तो डिलीवरी के समय क्लीन डिलीवरी, चाहे सिजेरियन सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी आज सरकार ने गर्भावस्था के लिए जांच की और डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई है, और उस समय हाइजीन का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही घर वालों को भी इस चीज़ की तैयारी कर लेनी चाहिए कि अब डिलीवरी का समय आ गया तो माता को समय पर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराएं और अच्छे से उनकी डिलीवरी की जाए। हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है पूरे 9 महीने और उनकी डिलीवरी के समय भी। नवजात बच्चे का केयर भी हमारे सुरक्षित मातृत्व की योजना में आता है। कभी कभी प्रीमेच्योर बच्चा हो जाता है, कभी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद करीब 6 से 8 हफ्ते तक पोस्टनेटल केयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें माँ और बच्चे का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और इसके बाद चौथा जो हमारे सुरक्षित मातृत्व का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का बीपी बढ़ गया, एनीमिया हो गया, डिलीवरी के दौरान अगर बच्चा अटक गया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया, या फिर पोस्टपार्टम हीमरेज जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है जिसमें माँ की जान भी जा सकती है, ये सब स्थिति होने पर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रदान करना भी सुरक्षित मातृत्व का एक अंग है। और हमारी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हर पीएचसी में विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की है, जिसके तहत अगर कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, हाई रिस्क है, तो शुरू से उनका स्पेशल केयर और उनको रेफ़र करने की सुविधा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, टर्शियरी केयर सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ की इन सब चीज़ों के इलाज की सुविधा है। अतः परिवार वालों का भी ये कर्तव्य है कि गर्भवती माता की समय समय पर जांच कराएं और उनको एक सुरक्षित मातृत्व प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या सुमन पटना ऑप्शन गायनी सोसाइटी की एक सदस्य हूं और कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे एचआईवी के संक्रमण के बारे में। एचआईवी विश्व की प्रमुख संक्रामक बीमारियों में से एक है और हमारा देश भारत इस बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या में 3रे स्थान पर है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका संपूर्ण इलाज या टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके रोकथाम के लिए आवश्यक है कि हम इससे जुड़े तथ्यों को संपूर्ण और समुचित रूप से समझें। सबसे पहले हम यह जानें कि एचआईवी के फैलने की संभावना कब ज़्यादा होती है। सर्वप्रथम असुरक्षित यौन संबंधों से, नशीली इंजेक्शंस का सेवन करने से, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिए गए रक्त का इस्तेमाल करने से, यानी बिना जांच के अगर उस रक्त का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा अगर माँ या पिता में से कोई भी एचआईवी से संक्रमित है तो होने वाले बच्चे को इस बीमारी के होने की संभावना होती है। और अगर माँ एचआईवी से संक्रमित है और उसका संपूर्ण इलाज नहीं हुआ है, यानी उन्हें एआरटी नहीं दी गई है या उन्होंने इलाज नहीं कराया है, तो ऐसे माँ द्वारा अपने बच्चों को स्तनपान कराने से भी इस बीमारी के होने की संभावना होती है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो इस बीमारी से रोकथाम के लिए आवश्यक है कि किशोरावस्था से ही इसकी समझ उनमें होनी चाहिए, जैसे कि असुरक्षित यौन संबंधों से बचें, कॉन्डोम का सही इस्तेमाल करें, और इसके अलावा अगर फिर भी माँ एचआईवी से ग्रसित है और वह गर्भ धारण करना चाहती है तो सबसे आवश्यक है कि गर्भ धारण करने से पहले वो डॉक्टरी परामर्श ले और डॉक्टरी परामर्श के अनुसार अपनी जांचें कराएं, ताकि उनके वायरल लोड के हिसाब से उनकी एआरटी की दवाओं में बदलाव किया जा सके और उन्हें सही सलाह दी जा सके। जब भी आप एचआईवी के साथ गर्भ धारण करते हैं तो गर्भावस्था के दौरान अपने रक्त की यानी खून की कुछ जांचों का ध्यान दें, जिसमें कि लिवर, किडनी और हीमोग्लोबिन की जांच आवश्यक है, क्योंकि एआरटी की कुछ दवाओं का साइड इफ़ेक्ट आपके लिवर, किडनी और हीमोग्लोबिन पर हो सकता है।
इसके अलावा आवश्यक है कि डिलीवरी के लिए हमेशा किसी अस्पताल या को ही चुने, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए ही जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी द्वारा संक्रमित माँ से होने वाले बच्चे में इस संक्रमण को रोका जा सकता है, जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, उससे उसकी रोकथाम हो सकती है। और इसके अलावा नवजात शिशु को स्तनपान करने से पहले डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें, क्योंकि वायरल लोड अधिक होने पर अगर स्तनपान कराया जाए तो बच्चे को इसके संक्रमण की संभावना होती है। और इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अवांछित गर्भ से बचें। HIV से संक्रमित माताओं को खास रूप से ध्यान देना चाहिए कि वह अवांछित गर्भधारण से बचे, और इसके लिए वो किसी भी तरह के गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन गर्भ निरोधक गोलियों और कुछ इम्प्लांट्स का प्रभाव ART की दवाओं की वजह से कम हो सकता है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। इसके अलावा हम बात करते हैं कि HIV कब नहीं होता या इसके फैलने की संभावना कम होती है। अगर आप किसी HIV संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, आप उनके साथ एक कमरा शेयर करते हैं, सोने के बिस्तर को शेयर करते हैं, तो HIV की होने की संभावना नहीं होती। एक ही स्नानागार या शौचालय के इस्तेमाल से HIV की होने की संभावना नहीं होती। इसके अलावा एक ही घड़े का पानी पीने या साथ में खाने पीने से भी HIV की संभावना नहीं होती। और HIV ग्रसित व्यक्ति अपने अधिकारों को अवश्य जाने, जिसमें 3 महत्वपूर्ण अधिकार हैं। पहला है सूचना का अधिकार, यानी HIV की जांच से पहले आपको पूरी तरह से सूचित किया जाए। गोपनीयता का अधिकार, यानी कि अगर आप HIV से ग्रसित हैं तो आप इस तथ्य को गोपनीय रख सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है, आपको किसी भी तरह की भेदभाव का सामना ना करना पड़े। HIV संक्रमण की वजह से आप किसी भी तरह के भेदभाव का सामना करने के लिए। इसके अलावा हम जानें कि HIV से संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार क्या है। पहला अधिकार है सूचना का अधिकार, यानी HIV की जांच के पहले आपको सूचित किया जाए। दूसरा अधिकार है गोपनीयता का अधिकार, आप अपने HIV कंडीशन को पूरी तरह से गोपनीय रख सकते हैं। और तीसरा अधिकार है किसी भी तरह के भेदभाव का सामना ना करने का अधिकार, यानी HIV संक्रमण की वजह से आपको किसी भी तरह का भेदभाव का सामना ना करना पड़े, यह आपका अधिकार है। Thank you. Hello everyone, I am Dr. Charu Modi, consultant obstetrician and gynecologist, and today I am going to tell you about uterine balloon tamponade, a technique used in cases of postpartum hemorrhage to arrest the bleeding when other measures like uterotonics, prostaglandins, tranexamic acid, etc. fail to control the bleeding. This technique, which I am going to demonstrate today, has been developed by Professor Nalini Mishra of Chhattisgarh, and that's how it got its name as CG uterine balloon tamponade. Before insertion of this uterine balloon tamponade, there are certain prerequisites. We have to make sure that the uterine cavity is empty. It should not contain any placental tissue. We have to perform uterine massage, rule out uterine rupture, uterine infection or uterine malformations, plus allergy to latex and silicone have to be ruled out. Moreover, there should not be any perineal tear as a cause of postpartum hemorrhage. The things we require to make this CG uterine balloon are here. I am going to demonstrate to you. We need a Foley's catheter, preferably number 20 or 22, sterile gloves, then a bottle of normal saline, sponge holding faucet, scissor, 50 cc syringe, disposable syringe, and condom plus a beaker. Take Foley's catheter number 22 and push some air inside to inflate the balloon. Now catch hold of this balloon and with the help of a scissor just cut it. Now this loose part
the part you have cut, this balloon, now just cut it all over. Go on cutting it all over. I am going to show you. I have made one cut folies and have kept it here. Just invert this margin and make it like this. Now the other end, this port, will be used to make two rings. Two rings like rubber bands will be made by this end. Just cut it. One ring, and likewise you make the other ring also. These two rings I have already made and kept. Now take this condom and slide it over the catheter like this, so that it covers the entire length like this. Now take one ring and on this exposed part just tie it. Care should be taken not to tie it vigorously. Just make two loops. Then come down and tie a rubber band of this here also. This is how you make it. Then after you've tied both the knots, take the scissor and cut the upper part of the catheter. Where you can see this hole, just below it, cut the catheter. So that you can see this hole now. One end has been tied here, the other is here. As you can see this hole inside, it has got an advantage that you can measure the amount of blood which is draining from this port. After draping the vagina with the betadine solution, you catch hold of the anterior lip of cervix with the valsalm, and with this catheter between your two fingers, try to push it inside the uterine cavity. After you've pushed the catheter inside the uterine cavity, with the help of this end, go on pushing normal saline till the balloon inflates. As you can see, I have done it here. So push around 200 to 400 ml of normal saline as per the need. The balloon will go on inflating, thereby occupying the whole uterine cavity, thus arresting the bleeding vessels. And you can see there is no leakage as well. After you've inflated the balloon, connect the urobag with this end and pack the vagina and see for any blood drainage. CG uterine balloon tamponade has the advantage of central drainage lumen for assessing blood loss in real time, which allows for early corrective actions. This CG balloon is also cheaper and more consistent than the conventional condom balloon tamponade because it doesn't use suture materials. The other advantage of this balloon tamponade is that it reduces the need for surgical interventions and blood transfusion and prevents unnecessary hysterectomies and disabilities in women. It has to be left in situ for around 12 to 24 hours, and once there is no collection in the urobag, you are sure that the bleeding has been arrested, you have to remove the fluid slowly. Around 15 to 20 ml or say 50 ml of fluid is gradually withdrawn and monitor for bleeding. If bleeding starts again, refill the balloon. Otherwise, deflate the balloon with 50 ml at regular intervals, say every 30 minutes or 1 hour. And continue to monitor the woman for the next 6 hours once the balloon is deflated and is taken out of the uterine cavity.
This indigenous uterine balloon tamponade device is very good in cases of postpartum hemorrhage to arrest the bleeding in low resource settings like us. I hope this video demonstration proves to be useful. Thank you very much.